हाँ, तो हमने बात किया कि डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने इस जगह पे आपको दिया, माइनर को मैंने कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। आप इस जगह के रिजल्ट को रिवैल्यूएट करें प्लीज। क्या कहना चाह रहा है ये रिजल्ट? देखो, ये रिजल्ट कह रहा है किसी भी एक रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। प्लीज listen carefully. What I want to say you, if the element of a row are multiplied with the element of their corresponding cofactors, if the element of any row is multiplied by their cofactor and if we add them, we will get the value of determinant. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Any problem? देखो, रीइवैल्यूएटेड यही तो है। A21 को कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई किया था, A22 को कैपिटल A22 से मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमें A33 को कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया इनको, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिली। यस और नो कनक? रिद्धि? ओके बिटिया, रिद्धि। अब इसी तरीके से अगर मैं थर्ड रो के एलिमेंट को इनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, देन ऑल्सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ या ना? अब इसके बाद एक चीज आप और प्रूफ करेंगे, वो मैं रिजल्ट आज लिखूंगा, और आज हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम उस तरीके से आगे मूव कर जाएंगे। देखो बेटा, जब आप खुद करोगे ना, तो विश्वास मानो आप समझोगे और कर ले जाओ। और एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में लिखी गई है एंड प्रोबेबिलिटी में लिखी गई है, इसके अलावा मैं किसी और चीज पर बात नहीं करूंगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैक्सिमा मिनिमा के कई क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमा मिनिमा की भी एक्सरसाइज इन्होंने ठीक दी हुई। आई एम यूजिंग द वर्ड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। दे आर रियली गुड। ठीक है, गुड मीन्स ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्डर में पिक हुआ है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने में अपनी डीपीपी के रूप में सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आपने 11th क्लास में देखा होगा कि 11th में मैं चैप्टर पढ़ा लेने के बाद कहता था कि अब एनसीईआरटी कर लो, क्यों आयुष? लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 12th में जब भी मैंने शुरुआती काम किया है, तो वो मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ये चीज है। मैं रिलेशन अच्छा दिया गया है, बट फंक्शन अच्छा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं शुरुआत से ही क्वेश्चंस देना, डीपीपी देना, ये काम करूंगा। बट एक चीज और समझना, जब तक मैं ये चैप्टर नहीं खत्म कर लूं, आप बुक्स पे नहीं उतरेंगे किसी और भी। मैं आज आपको डीपीपी भेज दूंगा शाम तक, उन डीपीपीज को आप करेंगे, बट किसी दूसरे बुक पे मत उतर जाना, वो कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। जब आपका चैप्टर क्लोज हो जाए, आप बिल्कुल उतरें और काम करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुक अपने हिसाब से लिखी जाती है, क्वेश्चंस अपने हिसाब से लिखे जाते हैं। जैसे एसके गोयल जो मैंने आपको करने के लिए कही है, मास्टर द, मतलब ये न्यू पैटर्न ऑफ आईआईटी जेई, उसके शुरुआती क्वेश्चन हमेशा टफ रखती है वो लोग, और जो उसके शुरुआती 20, 25, 50 क्वेश्चन पे उलझ गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा। हर बुक की अपनी ग्रेविटी है। ठीक है, लेकिन जो उसने पूरा कर लिया और उसने रिवाइज कर दिया, फिर वो रुकेगा भी नहीं, ये भी क्लियर।
ठीक है, तो जब कहूं तब उतरना, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि बुक हो सकता है कि एडजॉइंट का क्वेश्चन पहले डाल दे, वो तो अपन ने अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब एक दो चीजें आप यहां और देखना। मैंने आपको ये भी बताया इसमें कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया, अभी प्रूफ किया था आप लोगों ने खुद ने घर पे। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई है उसको रोज और कॉलम पे भी अप्लाई करूं तो भी आएगा कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आपके जो एनसीईआरटी में एक चीज लिखी गई थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग टू थर्ड कॉलम, एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा भी था ग्रुप पे कि करस्पॉन्डिंग टू थर्ड कॉलम आप वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालें। अब आप निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि रो को कॉलम, कॉलम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने फर्स्ट रो के लिए अप्लाई किया है कि एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से अगर थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मैं इसको लूंगा A13 प्लस A23 प्लस A33। मैं कोफैक्टर्स निकालना तो सिखा चुका हूं, हाँ या ना? अब आप लोग निकाल लेना, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो अब ये देखो कि मैंने केवल एनसीईआरटी दिया, उसमें एक पॉइंट ऐसा आ गया था जो तब तक मैंने नहीं बताया था, वो मुझे आज बताना था। वो क्वेश्चन तो रुकेगा ही ना। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्योंकि आज उसका भी एप्लीकेशन हमारे सामने आएगा। प्लीज, दैट इज, और ये आपको प्रूफ करना है घर पे। हाँ, जो भी प्रूफ करना चाहो डिटर्मिनेंट में जस्ट ओपन इट। इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C, then A1 A11 ही लिख देते हैं जा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A, then A11 and A21 plus A12 A22 plus A13 A23 is 0। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे द वैल्यू विल बी 0। आप कहेंगे सर हमें बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, आपके पास A21 निकालना आता है, A22 निकालना आता है, A33 निकालना आता है, आप आराम से निकाल के मल्टीप्लाई करके देख लो कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। यह आपका होमवर्क है। हाँ, इसी तरीके से देखो, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी, किसी अदर रो के एलिमेंट से के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रख दोगे तो 0 आएगा। अब ये मत कर देना कि A11 को A21 से मल्टीप्लाई किया, A12 को A32 वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा मैं भी नहीं जानता। ठीक है, दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। जैसे A11, अब बॉल गोज टू मेधा, A11
A31, A12, A32, A13, A33। बेटा इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट रो को थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आएगा। A21, A31 प्लस A22, A32 प्लस हर्षित, इसका वैल्यू क्या आनी चाहिए? बिल्कुल। अब रिजल्ट तो याद रह गया, प्रूफ आप लोगों को घर पे करना है। मेन कॉपी में प्रूफ मत कर देना, कचरा नहीं बनानी है मेन कॉपी को। ये वाला होमवर्क बस रफ पे कर लो, रिजल्ट याद होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। अब इसको हमें कैसे करना है? एक ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, वैसे नहीं होता। ये वाला तो आप प्रूफ कर सकते हो, ऐसा प्रूफ आपने क्वेश्चन कर लिया है। ये इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया है कि नहीं किया, ये बताओ। ये वाला आपने कर लिया है। मुझे बेसिकली इसके नीचे a⁵ करवाना है। इसके बारे में हमारी बातचीत हो गई। अब a⁵ जब आप वर्कआउट करेंगे तो पहले आप a⁴ निकालें, हेंस इवैल्यूएट दिया गया है, मतलब इसका यूज करना होगा। a² इंटू a²। अब a² कैन बी रिटन एज 4a minus 7i। So this is your 4a minus 7i into 4a minus 7i. Now it is 16a into a minus 28ai minus 28ia plus 49ii। अब आपको साइड में लिखना होगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको ये चीजें शो करनी होंगी। नहीं तो देखो बेटा, कंपटीशन में तो हमें कोई परवाह होती नहीं है, खटखट अपन काम कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 16a² माइनस 56 ए। कैलकुलेशन चेक करते रहना मेरी भी, हाँ कभी कभी मैं भी जोश में होता हूँ। अब 16a², वापस से इस a² की वैल्यू आप रखें। देखो इस तरीके के क्वेश्चन स्टेप वाइज स्टेप चलने हैं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। कितना आएगा भैया? 64 माइनस 56 सही लिखा है, उसको गलत लिखा है। हाँ। तो कितना आ जाएगा? 8a। a⁴ इज 8a और आई में कितना आ जाएगा? 112 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 63 माइनस 63i। अब a⁵ कैलकुलेट करना है तो वो होगा a इंटू a⁴ विच इज 8a माइनस 6, सॉरी हाँ यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया 8a² माइनस 63i। अब फिर से a² की वैल्यू डालो, 4a माइनस 7i। क्या बेटा? हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहा ना मैं कई बार जोश में आ जाता हूँ।
यहां भी देख लेना ऐसा जोश ना हो गया। चले आ गए, यहां पर कोई गलती नहीं। नाउ इट इज 32a माइनस 56a, और 56i माइनस 63a। तो ये कितना आ गया बेटा? -31a माइनस 56। अगर इस टर्म में दिया गया है तो यहां छोड़ देंगे, अगर आगे इवेल्युएट करवाया गया है तो अब ए की वैल्यू डाल दो। ए इज इक्वल टू 23 माइनस 1 माइनस 56i 1001 विच इज 9 माइनस 31 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -62 माइनस 93 प्लस 31 यहाँ 62 माइनस 56 0 0 56। नाउ दिस इज -62, हाँ यहाँ ठीक। तो -62 माइनस 56 0। अब ये ऐड आप कर सकते हैं। प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया स्नेहा? अब देखो बेटा, एनसीईआरटी में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसलिए ये करना भी हमारे लिए जरूरी था। हेंस इवैल्यूएट का मतलब इस चीज को यूज करके आपको इवैल्यूएट करना है। आईआईटी में आए तो कोई जरूरी है वो कौन सा देख रहे हैं कि तुमने कौन सा सब्जेक्टिव अप्रोच किया है। ए पता है, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर ए क्यूब को मल्टीप्लाई करो, खत्म कराओ खेल। ठीक है, इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता, बट एनसीईआरटी में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ये याद रखना। हाँ, आई स्क्वायर मीन्स आई इंटू आई, आई होगा ना बेटा। आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कर बिटिया मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ बेटा। बेटा क्वेश्चन छोड़ देंगे और में आ जाएगा। एक चीज समझना कि हर चीज नहीं पूछी जाती। ठीक है, मैंने हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल मैंने कईयों को पिछले बार जिनको पढ़ाया वैसा दिया हो। मैं था बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो आर्ट्स वाले कई बार मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मेरे पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट था। मैं बेचारा अपना किया करता था, करता रहता था, करता रहता था, करता रहता था। तो वो लोग कहते थे यार हमारा आर्ट्स ही बढ़िया है। ठीक है, हम लोगों को केवल याद करना पड़ता है, तू देख कितने पन्ने भरता रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई तुम लोगों से वो चीज पूछी जाती है जो तुम्हें आती है। ठीक है, तुमसे वो नहीं पूछी जाती जो तुम्हें नहीं आती, क्योंकि हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर मैंने उनसे कहा कि भैया अकबर की तीसरी बीवी से दूसरे बेटे का नाम बता दो, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये क्या पूछ रहा है भाई, क्योंकि अकबर के बेटों में नाम ही आपके पास केवल वो है, क्या नाम से है, जहांगीर। इंपॉर्टेंट नाम वही है ना। अब ये बताओ महाराणा प्रताप के बेटे का नाम बताओ। अमर सिंह, केवल यही नाम हमें पता है ना। बिल्कुल, और महाराणा प्रताप की वाइफ का नाम? वो फूल कंवर और अजबदे, यही दो माने जाते हैं। ठीक है, हकीकत यह है कि महाराणा प्रताप की 8 या 9 वाइफ थी और 9 या 10 बच्चे थे।
आपको बाकियों का नाम नहीं पता और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं जाना है। ठीक है बेटा। हाँ, हर चीज पूछी नहीं जाती। महाराणा प्रताप के साथ 16 बेटे थे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर चीज पूछी नहीं जाती। बस इतना ही हमें समझना होगा, क्योंकि अगर कोई पूछने लगे तो बेटा हिस्ट्री बताना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि भैया हिस्ट्री में तो जो हो गया है वो हो गया है, इतना याद करो। ठीक है, तो चले खैर हम आगे। इस प्रोसीजर में कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब एक क्वेश्चन ये है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है और कभी सब्जेक्टिव में या एडवांस में भी आया हुआ है। एंड इस तरीके की चीज हमारे सामने है एंड करना हमें आना चाहिए। मेंस में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो कैसे हमें वर्कआउट करना होता है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। हमें आई का मतलब पता है, ई का मतलब पता है। आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड करो। नाउ इट इज योर ए आई प्लस बीई होल क्यू। तो सबसे पहले ए आई एंड बीई निकालें। ए आई प्लस बीई मीन्स सीधे लिख दू ए जीरो जीरो ए प्लस जीरो बी जीरो जीरो। जब आपने ऐड किया तो ए बी जीरो ए, ये सब लोग निकाल सकते हैं। अब ए आई प्लस बीई का होल स्क्वायर निकालो, मतलब वही चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी। देखो ये सब केवल एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है। अब अगर मुझे क्यूब लेना है, ए आई प्लस बीई होल क्यूब, तो हम कह सकते हैं ए आई प्लस बीई इंटू ए आई प्लस बीई होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूं, दैट इज ए आई प्लस बीई होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बीई का मतलब ए बी जीरो ए बी जीरो ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टू ए बी। देखो बेटा कई चीजें मैं आपको यहां सिखाऊंगा, उसको सीखना। ये आया मेरे पास। अगर मैं इसे स्प्लिट नहीं कर सकता हूं तो इसको इक्वेशन वन मान दो और राइट हैंड साइड सॉल्व करो, जैसे अपन लोग करते थे। ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी। भाई कई इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग करते थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड को कुछ फैक्टर तक ले आए, राइट हैंड साइड को कुछ ले आया, कह दिया कि इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। ऐसा किया हुआ था आपने, टेंथ में भी किया हुआ ऐसी चीजें।
तो बाकी आप सुनहरे अक्षरों में ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, वो लिख। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बार के लिए A4 को सोचने की कोशिश करो, मतलब AI प्लस बी की पावर 4 को सोचने की कोशिश करो, करो 4 निकालने की कोशिश करो। ये तो मैंने क्वेश्चन तो प्रूफ कर दिया। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। क्या आएगा? 4A³ हाँ, प्लीज। अभी भी नहीं रियलाइज कर पाए कि मैं n अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा? A⁻n n A⁻n-1 b 0 A⁻n। हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो सही। आर्ची, प्रियांजल, रिद्धि, प्रांजल, आयुष, प्रणय, मल्हार, दोनों, हर्ष। देखो, अब ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज एन में पूछी जाती है आपसे, एन के टर्म्स में। ये क्या होगा? अब बच्चा सोचता है यार ये कैसे निकालेंगे? बेटा वो एन तक हम थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो एक दो टर्म देख करके बात करेंगे, या तो हम एन की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब आपसे सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछा जाता, ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आप एन के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते हो, हमेशा याद रखना एन की 2 या 3 वैल्यू रख करके उसे फाइंड आउट करते हो और फिर उसको जनरलाइज करते हो कि यार ये एन में क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब एक चीज समझ आओ मुझे, पलक, ये बात समझ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? बोल बेटा। जो पावर यहां है वही पावर ए पे गई हुई है, देखो। और आप कहोगे सर ये तो केवल क्यूब में आ गया, मैं कहूंगा देखो ना बेटा स्क्वायर में भी था। और जो चीज यहां है वही फैक्टर इधर आ रहा है, और एक पावरलेस ए स्क्वायर में है, बी हमेशा वही है। अब ये चीज अगर आप विजुलाइज करना सीख गए तो बहुत सारे एन के टर्म्स में आने वाले क्वेश्चन सीख जाओगे, और मैट्रिक्स में ही आपको लिमिट के क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे। तो जिनको थोड़ा बहुत लिमिट आती है, जो मैंने पढ़ाया था, वो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी जब लिमिट होगा तब वो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वाला अप्रोच लगा पाएंगे। इन जनरली इजी आता है यहाँ, ठीक है, नहीं तो उनको लिमिट तक का वेट करना पड़ेगा। खैर अब हम आगे चलें, ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, मैंने बता दिया था। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डी टी ऑफ ए, ये दोनों वर्ड, अब ये डी कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, हाँ? इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, बट आप चाहोगे तो हम प्रूफ दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज, ठीक है, बट ये प्रूफ आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं? अगर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट बनेगा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का, और कोई बनेगा ही। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये थर्ड का प्रूफ हमने दे दिया। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, हाँ या ना? ये तो प्रूफ दे दिया ना।
देखो, अब मैं आपको फोर्थ का प्रूफ दूंगा, प्रूफ दे रहा हूं ताकि आप कुछ चीजों को समझ पाए, ठीक है। लेकिन सभी चीज का प्रूफ मत करना, उलझ के रह जाओगे फिर। टॉपिक बहुत इजी है, याद करके आगे बढ़ो। जैसे ऑड ऑर्डर का है, ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है आयुष? हाँ, तो उसमें क्या कुछ दिखाता हमें, कुछ प्रॉपर्टी भी दिखी थी। हाँ, डायगोनल एलिमेंट प्लीज। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू ऑर्डर में हमेशा जीरो होंगे, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एंड उस पे बैठ जाओ तो एक वाला प्लस में आएगा तो दूसरा वही वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है। अब ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप 3x3 का बनाओ और देखो कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ एक प्रॉपर्टी और है जो मैं डिटर्मिनेंट में लिखवाऊंगा, इवन ऑर्डर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। इवन ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो डिटर्मिनेंट में ही अपन बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं फोर्थ। अगर आपको ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखनी है, डायगोनल एलिमेंट, भाई 3x3 का डायगोनल बनाओ, देख लो, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आप ये भी समझ सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ या ना? जो चीज 3 के लिए ट्रू है वो n के लिए भी ट्रू हो जाएगी, पक्का ना? तो सेवेंथ प्रॉपर्टी आ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैं अभी प्रूफ करूंगा प्लीज। आगे चल के जब मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बता दूंगा तो वो प्रूफ समझना और भी रिलेटिवली इजी होगा। बट मैं इसको इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसका यूज आएगा। वेट फॉर। और एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखें, घर से बाहर तब तक ना निकले जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो बेटा, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक कृपया कर घर से बाहर ना निकले, ठीक है। चीजें बहुत सीवियर है, उसकी मतलब डरने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रिकॉशन की जरूरत तो है। अखबार में भी चीजें आ रही हैं और हमें हमारे दोस्त ने पहले ही बता दिया था कि दवाइयों की शॉर्टेज है, मतलब जिनकी स्थिति बिगड़ती है उनके लिए। अब आप एक चीज सोचना प्लीज, मैंने पहले ही कहा है कि डिटर्मिनेंट के थ्रू प्रूफ हम बाद में करेंगे, बट अगर मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, ए इज योर A11, A12, A21, A2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो आपको पता ही है फिर, A11, A12, A21, A2। व्हाट अबाउट के ए? के ए का क्या मतलब होता है? बोलो। हाँ, के विल बी मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ के, हाँ या ना? So your KA is nothing but KA11, KA12, KA21, K2। अब आप ये सोचो, प्लीज सोचना,
कि व्हाट अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ के। इसका मतलब मैंने बता दिया था A11 A22 माइनस A12 A2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के का मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ के A11 के A12 के 21 के 22। अब आप जब ओपन करोगे आप देखें प्लीज, तो के स्क्वायर A11 A12 A22 आया कि नहीं आया बोलो, माइनस के स्क्वायर A12 A21 आया कि नहीं आया बोलो। नाउ दिस इज के स्क्वायर ब्रैकेट में A11 A22 माइनस A12 A21 मीन्स के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ कि नहीं हुआ, पक्का ना। अब आप खुद सोचना, खुद सोचना, सोचोगे तो हर चीज निकल जाएगी। अगर ए आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो, तो व्हाट अबाउट द के ए। के सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप सोचो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या लिखोगे। जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। शॉर्टकट में क्या बताया था, पूरा लिखने के बाद दो कॉलम को रिपीट कर दो, ये बताया था ना। देखो ये इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि आप लोग अपने ही रिजल्ट, अब देखो हर एलिमेंट में जो भी प्रोडक्ट के रूप में आया था के क्यूब आया कि नहीं आया बोलो। अब एक एक करके बात करूंगा। स्टार्ट विथ प्रांजल। प्रांजल, अरे सो गया। प्रियांजल, माही, माही चैट बॉक्स में बोल। प्रणय, दोनों, हर्ष, स्नेहा, अनुकृति, आर्ची, अरे मेधा बिटिया और रिद्धि, आयुष, हर्षित, आरिका, कनक, पक्का, मल्हार, मल्हार, पलक, डन है। आयुष, डन है कि नहीं है। अब देखो क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं, और ये आईआईटी के क्वेश्चंस रहे हैं इस तरीके के बेटा। If A is 3 cross 3 order matrix where determinant of A is, let it be 5, then find the determinant of 4A.
अब अगर किसी को पता है तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इज नथिंग बट 4 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3। क्यों? क्योंकि वो 3 क्रॉस 3 का है। n इज द ऑर्डर। ओके, 64 इंटू, कोई दिक्कत किसी को बोलो। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, वो भी शायद अटका हुआ हो। अरे हाँ या ना? जो दिया था एक्सरसाइज उसमें था कि नहीं था? कोई नहीं था तो बढ़िया है। अब हमारा आयुष एग्जाम देने के बाद आया और मुझसे खूब झगड़ा कर रहा है। कहता है सर देखो आप गलत पढ़ाते हो। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा आपने तो हमें 3 क्रॉस 3 पढ़ाई, 5 के बारे में तो बात ही नहीं किया। मैंने कहा तू बोल तो सही यार, तू इतना नाराज क्यों होता है? कहने लगा देखो सर 5 क्रॉस 5 का आ गया था। मैंने कहा तू बता तो सही क्या आ गया? आयुष ने कहा सर देखो पेपर में ही आया था। उसने कहा अब इसकी डिटर्मिनेंट पूछ लिया आपने तो केवल वही बता दो। डिटर्मिनेंट में अगर ओपन भी करना पड़ा हमेशा वैसे ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बट हकीकत यह है बेटा, ये तो प्रॉपर्टी पूछी थी, 5 क्रॉस 5 ओपन करना ही नहीं है ये, इट्स वैल्यू इज 0। आप कहेंगे ये क्या किया सर? मैं कहूंगा बेटा देखो पढ़ाया है ना, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 0। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? अब अगर ये याद है, देखो अगर ये याद है तो है, और नहीं है तो नहीं है। क्योंकि वहां ये आप ओपन करने बैठोगे भी ना तो पहली बात पन्ने भी भर दोगे, टाइम भी खराब करोगे, जरा सी गलती हो गई तो आंसर भी नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर पूछ दिया जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे चल के आप उसको भी प्रूफ कर लोगे कि वो दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने 4 क्रॉस 4 का दे दिया और 4 क्रॉस 4 में आंसर दे दिया मैंने आपका स्क्वायर ऑर्डर स्क्यू, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आंसर दे दिया 2 5 16 एंड 20। अब आयुष फिर लड़ रहा कि सर 4 क्रॉस 4 तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमारा क्वेश्चन करने में समय लग गया। ले भैया ये था आंसर। मैंने कहा सर आंसर तो यही आया, मैंने निकाल तो लिया, आपने बताया था पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस से। हम तो सीधे आंसर बता रहे हैं। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर है ही एक 16। इस तरीके के इंटेलिजेंसी भरे क्वेश्चन वहां हमसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हाँ बेटा बोलो। बोर्ड में तो बेटा आएगा ही नहीं ना। बोर्ड में आएगा तो मान लो कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आ गया तो फिर क्यों पूरा करोगे भाई? बोर्ड भी तो ऑब्जेक्टिव दे रही है। इसे देखो, बोर्ड में एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं, जरा जो रियली पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के बोर्ड में मार्क्स देखो, जो नहीं करते हैं। अब भाई मैं तो एनसीईआरटी करा रहा हूं, अब अगर आप अभी तो आप करके भेज रहे हो, मान लो कि कोई मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस एक्स वाई जेड काम ना करे, तो उसमें बेचारा टीचर क्या कर लेगा? एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताओ बेटा। बता तो सही। आरिका ने पूछा था ना शायद, या खनक ने पूछा था? हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। अब बता, एक एक स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ ना,
देखिए, एक एक स्टेप, ये पूरा स्टेप वाइज स्टेप लिया, ये पूरा स्टेप वाइज स्टेप बताया, अब कोई करेगा ही नहीं तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। पेरेंट्स कहेंगे नहीं सर आपकी जिम्मेदारी है, अरे जब बच्चा ही नहीं करेगा तो मेरी जिम्मेदारी क्या जाएगी यार। ठीक है, बच्चा खुद के लिए ही नहीं लड़ेगा कि साहब मुझे खेलना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे तो पसंद तो बेटा मुझे भी है, किसको सुबह 6:30 बजे क्लास लेना पसंद होगा। मुझे भी ऑप्शन दिया जाए कि चलो, आप ही लोग ऑप्शन दो कि चलो सर क्रिकेट खेला जाए 6:30 बजे और पढ़ाया जाए 6:30 बजे, किसको प्रेफर करोगे। तो मैं भी अगर अनाड़ी आदमी हूँ तो इंजॉयमेंट तो बेटा मुझे भी 6:30 बजे क्रिकेट खेलने में ही आएगा, पढ़ने में तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जिसको ये समझ में आ गई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, वो कहेगा कि पढ़ना है। ठीक है, मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है आर्ची? मुझे भी लगेगा, वो बात अलग है, मैं कोई गेम नहीं खेलता, लेकिन शुरुआत में क्रिकेट का आया था, शुरुआती दौर में वो छक्के उसमें हम भी मार रहे थे मोबाइल पे लेके, फिर मैंने कहा तो फालतू की बकवास कर रहा है, इसकी वजह तो ग्राउंड में छक्के मारो ज्यादा बढ़िया। खैर आओ, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब फिर टर्म डिफाइन किया गया। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर if determinant of A is not equals to 0। तो आपसे ये पूछ दिया जाए कि गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है if determinant of A is 0। तो कुछ नहीं, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर, इक्वल टू 0 तो सिंगुलर। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब हमारा अगली बातचीत है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कुछ चीज डिफाइन की गई, बार बार कह रहा हूं कुछ चीज डिफाइन की गई। If A is Aij be a square matrix of order n and Cij be the cofactor, Cij कह लो या कैपिटल Aij कह लो, आप जो भी चाहे वो कह लो, the cofactor of स्मॉल aij, कोफैक्टर निकालना बता दिया ना सबको, प्रांजल, अरे प्रांजल, शुरुआत में तो माइक था, अब ये बेचारा लगा होगा फोन पे। अब बताओ आलोक सिंह क्या करें। Cij be the cofactor of Aij in A, then the transpose of matrix of cofactors, प्लीज ध्यान देना, ट्रांसपोज क्या डिफाइन किया गया, अभी लिखूंगा तो सब पता चल जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का, ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एडीजे। एडीजे एडजॉइंट की शुरुआती थ्री टर्म्स, ए स्टैंड फॉर मैट्रिक्स। अब अगर यहां देखें आप, ये है डेफिनेशन, जैसे मेरे पास आया ए जो है वो ये है, तो ए के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स क्या आएगी, ये आएगी, देखें आप, हर एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स यही है कि नहीं है, बोलो। मैं कोफैक्टर निकालना सिखा चुका हूं, इसका ट्रांसपोज लेना है, ऊपर ये टी, तो इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब किसी को कोई दिक्कत हो, डेफिनेशन, अब सर यही क्यों डिफाइन किया गया, तो भाई वो मेरे लिए बताना मुश्किल, हर चीज की कुछ प्रॉपर्टी हुई। ठीक, वाटर को वाटर ही क्यों कहा गया, ठीक है, ये कोई कैसे बता दे कि भाई वाटर को वाटर क्यों कहा गया। हाँ, इनकी इंपॉर्टेंस है, कुछ चीजें देखी गई, ये सब रिसर्च के थ्रू आए बेटा। आज आप मोबाइल अप्लाई करते हो, मोबाइल पे गेम खेलते हो, ये थोड़ी सोचते हो कि ये कैसे बनाया गया, जो सोचता है वो रिसर्च करता है। ठीक है, तो ये सब एक रिसर्च के बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आई, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे मुझसे ये कहा जाए
फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा। हाँ बेटा, ए स्क्वायर है, सिमेट्रिक नहीं बोला गया, सिमेट्रिक कहीं बोला मैंने? अब C11 कह लो कोफैक्टर में, मतलब -1 की पावर 1 1, 1 + 1 एंड ये s, दिस इज नथिंग बट s। आया ना? C12 -1 ⁻1 + 2, स्किप करते हुए डिटर्मिनेंट r। व्हाट अबाउट C21? व्हाट अबाउट C22? हाँ या ना? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज C11 का मतलब s, C12 का मतलब -r, C21 का मतलब -q एंड C22 का मतलब p। इसका ट्रांसपोज मीन्स s -r -q एंड। कोई दिक्कत किसी को? बोल रिद्धि। आरजी अनुकृति, किसी को भी कोई दिक्कत हो? अलग। अब यहाँ पे मैंने 2x2 के लिए स्टेप वाइज स्टेप, देखो अगर बोर्ड में 1 मार्क या 2 मार्क के स्टेप लिखने के क्वेश्चन आए तो आप ये लिखेंगे, अदरवाइज सीधे मैंने दे रखा है 2x2। ऑर्डर अगर 2 है तो इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स, देखो p और s आपस में इंटरचेंज हुए हैं, देखें, देखो है कि नहीं है? p और s आपस में इंटरचेंज हुए हैं एंड चेंजिंग द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है उनके साइन को चेंज करना है, जैसे q और r, इसके साइन को चेंज करना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब अगर कोई मुझसे यहां के बाद पूछ दे, फाइंड, मतलब पहले ए तो दे दो, if a is your 2 - 3 7 4, then what about the adjoint a? चल बोल मेधा, पहला डायगोनल एलिमेंट बोल। हाँ, नीचे -7। अब किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। अब हमें ये प्रूफ करना है a into adjoint of a is nothing but determinant of a into in, ठीक है? हमें ये प्रूफ करना है प्लीज। तो मैं कहता हूं a जो है वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। व्हाट अबाउट द एडजॉइंट ऑफ ए? इनके कोफैक्टर्स से बना हुआ ट्रांसपोज में ये एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना? अब आप जब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो समझना प्लीज, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं मैंने आप लोगों को।
ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे बोलो। उसके बाद इधर वाले में क्या आएगा, बॉल गोज टू आर्ची, यहाँ पे A11 C21 A12 C22 हारिका, बोल इस जगह पे A11 C31 अब आप लोग इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। Isn't it the value of determinant? किसी भी एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और उनको ऐड करोगे किसी भी रो के या कॉलम के, देन इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आज ही बताया है ना। तो इस जगह पे क्या आएगा खनक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा या जीरो आएगा, बोल बेटिया खनक। श्योर? और मल्टीप्लाई करके बता क्या क्या आना चाहिए। आगे तो बोल दो। क्या A21 का कोफैक्टर C11 होता है? अरे ये खनक, किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आती थी? यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। देखो बेटा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। नाउ दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आप लिख रहे हैं, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से कॉमन निकालते हैं, तो यहां क्या बचेगा भाई, अगर मैं किसी चीज में मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो कॉमन भी तो निकाल सकता हूं, हाँ या ना? पक्का मेरे बच्चों? तो ये चीज प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने 3 क्रॉस 3 पे कर दिया। आई एन के लिए भी यही होगा, हाँ या ना? अब if determinant of a is not equals to 0 means non singular, if, प्लीज ध्यान देना, if determinant of a is not equals to 0 means matrix is
नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है then we can divide with the determinant of हाँ या ना। If matrix is non-singular, divide by ये होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे हाँ या ना बताओ यार। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं प्लीज। बहुत सारी चीजें बताई हैं तो एक आध चीजें कॉपी अपने पास रखो। वैसे मैंने ये बता दिया है। If A is a square, आई ए निकालो जरा, ये ए आएगा और ए आई भी यही है। मीन्स आई इज इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, hence I is identity for matrix multiplication। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था? ए स्टार इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए, बताया है सबको, सब लोग थे उस वक्त। तो आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स? हाँ या ना? व्हाट अबाउट द इनवर्स ऑफ ए? इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए, हाँ या ना? मीन्स अब आप देखें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई बात जो ना समझ में आई हो पूछ लेना भैया। Isn't it A inverse? ये A इनवर्स है कि नहीं है बोलो। अर्षित क्या नहीं समझ में आया वो बता दो मैं। भाई साहब एक चीज पढ़ी है आपने? रिवीजन किया है कि नहीं किया? हर्षित बस इतना बता। देखो क्या है, वैसे हम पन्ने पलटवाते थे, आज खुद पन्ने पलट देते हैं। हर चीज सामने रहती है बेटा। अब ये रोकेगा तभी रोकेगा। ये कुछ पढ़ाया था भूल गए? भूल गया ना? महाभारत के मैदान में कर्ण भारी था कि अर्जुन भारी था?
कर्ण को अर्जुन ने मार गिराया नहीं, तब भी कर्ण मारने वाला कर्ण था उस वक्त तक, जब तक कर्ण अपनी विद्या भूला नहीं था। लेकिन हर्षित कर्ण भूल गया कि उसने पढ़ा क्या था और अर्जुन ने उसे मार गिराया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पढ़ाई हुई चीज भूल गए, देखो रिपीट तो मैंने कर दिया बेटा, और मैंने आपको पूरा याद भी दिला दिया, ए स्टार बी इज टू बी स्टार ए। किसी को भी याद ना आया हो तो वो याद कर लेना कि मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने इसीलिए ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ाई है बेटा, इन्हीं चीजों के लिए कि मैं तुम्हें रटाउने में तुम्हें समझा भी दूं कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम भूल गए तो दूसरा आदमी आगे निकल जाएगा। और मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं बार बार कि लोग भूलेंगे, ये भी होगा। तो आप अपनी चीज को भूलने मत दो, आप लोगों से आगे आ जाओ। अब ठीक है, याद आ गया हर्षित? और इनफैक्ट मैंने आप लोगों को यहां भी दिए, देखो लगातार ये बताते हुए चला हूं, ये भी बताया हुआ है, देखो जो आप लोगों से कहा है प्रूफ करने के लिए वो यहाँ पे बताया हुआ है, देखो दिख रहा है मेधा, दिख रहा है ना? एक एक चीज बताइए बेटा। देखो तुम इन नोट्स को कहीं से कंपेयर कर लेना, मैं तो बार बार एक चीज कहता हूं, कहीं से कंपेयर कर लेना। अभी प्रॉब्लम्स तो मैं कराऊंगा, ये प्रॉब्लम्स तो चल रही है, बिना इनके आप करा क्या लोगे? क्योंकि बिना इनके काम तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। आप 19 की टेबल सिखाने जा रहे हो, बच्चे को 2 की टेबल याद नहीं होती। अब यहां से अब क्वेश्चन उठना शुरू होता है, ये भी बता रहा हूं। सो इट इज क्लियर कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए इनवर्स, हाँ या ना? बोलो। अब आप एक चीज समझना, ए इनवर्स, लेकिन ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि अदरवाइज आप सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अगर वो जीरो है तो उससे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया मतलब वो नॉन इन्वर्टेबल है, क्योंकि इनवर्स में डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा ही आएगा। और एक अगली चीज नोट के रूप में, लोग ये कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है। इसका एक लॉजिक तो ये सही है, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सोचो, A11, A12, A13, A22, A23, A32, सॉरी ये 2x3। अगर आप इसको ए लेते हो तो आई का ऑर्डर क्या हो जिसके लिए ये मल्टीप्लीकेशन हो, तो इसके लिए है 2x3। तो ये आइडेंटिटी का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल होगा n is 2 means for IA order of I is 2x2। अब जरा AI के लिए बताओ तो, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मतलब ये तो I2 है और ये I3 है, क्या ये दोनों सेम है?
अरे कुछ बोलो तो सही। वृद्धि, यहाँ पे ये दोनों ई सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बिटिया, बोल। अब अगर क्या आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की बजाय रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या I2 और I3 सेम आए? तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्ट होगा? और अगर मैट्रिक्स के में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही नहीं है रेक्टेंगुलर के लिए अदर देन स्क्वायर, तो क्या इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा? एनीवन? आर्ची, आयुष, दोनों, हर्ष, अनुकृति, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा वॉइस क्लियर नहीं हुई मुझे। हारिका और कनक, कनक, मेधा, प्रियांजल, प्रांजल, प्रणय, दोनों, हर्ष, मल्हार, इसकी माई, माही, पलक। अब मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ बेटा, सीबीएसई पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं ना, उनको ही ये मेथड बहुत ज्यादा नहीं आता है। इस तरीके से वो बच्चों को एक्सप्लेन करें, कम से कम 70% टीचर्स की गारंटी मिल सकती है। ठीक है, मतलब वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सप्लेन नहीं करते, वो ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल नहीं है। वो भी सही है, वो भी सही है, बट एक्चुअली आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैं 100% की नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 70% पे तो मैं बात कर रहा हूं। अब आ जाओ, ये है कुछ प्रॉपर्टीज। मैंने पहले ही कहा है, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू, बट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका अगला जो टास्क है, एनसीईआरटी में तो मैं काम दूंगा ही दूंगा, ये रिजल्ट्स याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह रहा हूं, याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक, मैंने ये दे दिया आपको रिजल्ट, एक एक रिजल्ट करके मैं पूछूंगा भी, और एक साथ किसी को याद नहीं होता बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। दो दो तीन तीन चार चार करके याद करोगे, याद हो जाएगा। इसलिए मैं ओवरऑल आपसे पूछता रहूंगा। इनवर्स ये मैंने निकलवाया कि भैया ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता दिया है। ये ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपको याद करना है। प्रूफ जब मुझे टाइम पास करना रहेगा मैं यहाँ पे दूंगा, इनका प्रूफ मैं शुरुआत में कभी नहीं देता, बाद में बच्चों को ही नहीं पूछना पड़ता। ठीक है, जो फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं मैं उनको अलग से बताता हूँ, वो भी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। आज की तारीख में आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है कि आपको आज का काम क्या है। ठीक है, अब इनवर्स निकालना है भाई, तो इनवर्स निकालने की एक्सरसाइज पहले करें। ठीक है, आज आपका मैं होमवर्क कर देता हूं। पहली चीज, जैसे ये क्वेश्चन, अब अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो मैं ए इनवर्स निकालना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे यहां से के पूछा गया है और मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट, और ये होता है एडवांस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, कि के मुझे पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। जरा बताओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा इसका, फटाफट बोलो।
बिल्कुल सही। ए की वैल्यू 11 आ गई। अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, लेट इट बी, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालूंगा भाई? C11 निकालूंगा। C11 ये सब निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? अब एनसीईआरटी का काम करना सीख लो भैया। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। देखो, ये प्रॉपर्टीज तो रटनी ही है, मैंने क्लियर कट कहा रटनी है। इसका एप्लीकेशन अब यहां से आपका बेसिकली पिक होता है एडवांस के लेवल की या